आत्मदन मास्टर्स आम ब्रह्मास्मि टीम में आज फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में महेंद्र सर आ रहे हैं, तो ध्यान प्रवाह टीम की तरफ से आज सर का वेलकम हम सब करते हैं। तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर। और तेजराम सर, आप सामने आइए और सर का वेलकम कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। को होस्ट मुझे भी असाइन कर दीजिएगा। जी सर। माधवी मैम, सर को भी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आप कीजिए वेलकम। जी सर, आ रही है बिल्कुल। तो आज अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे बीच महेंद्र सिंह जी होरा, जो इंदौर से हैं, हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हम आम ब्रह्मास्मि और ध्यान प्रवाह टीम की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और सभी जुड़ने वाले साथियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि होरा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जाए। तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आप न केवल एक इनोवेटर और हीलर भी हैं और साथ में रिसर्चर भी। आपने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस किया है और एमडी के लिए आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ोदरा से आपने एमडी किया है। इसके बाद आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डायबिटीज मैनेजमेंट मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल से किया है। इसके बाद वह है एक फर्म जो कि होलिस्टिक प्लान्स और प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करती है, उससे उससे आप बहुत प्रभावित हुए और इसी कारण आपने योगा पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी इंदौर में किया है। आपका पैशन लोगों का स्वास्थ्य कैसे और भी अधिक अच्छा बनाया जाए इसके प्रति रहा है और इसी कारण आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े, नेचुरोपैथी से जुड़े और न्यूरो लिंग्विस्टिक से भी आप और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड पावर पिरामिड हीलिंग और इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल टैबलेट, ये सारे कोर्स आपने सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं। इससे स्पष्ट है कि होरा जी जो हैं वो बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के हैं और अब जो वो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से खोज निकालना चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति, लोगों का स्वास्थ्य कैसे अधिक अच्छा बन सके, तो उसके लिए उनने बहुत सारे कोर्स इसीलिए किए कि हम लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो यह एक उनकी बहुत बड़ी खूबी रही है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और करते हैं कि वह आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद हो रहे। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, आत्मवंदन करता हूँ, सभी हमारे मास्टर्स को प्रणाम करता हूँ, दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ इस ध्यान परिवार का, जिन्होंने मुझे फिर यहाँ पर एक बार फिर से आमंत्रित किया है अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपनी शेयरिंग करने का, अपनी जो भी है मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जो लर्निंग है उसको हम जब शेयर करते हैं तो उसका भी मौका मिलता है और ये जो यूनिवर्स है जो हमको जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ सर, वो जी जस्ट अ मिनट।
जिस जी तरीके से मास्टर तेजाम सर ने सर का पूरा वेलकम किया और उनके बारे में बताया, तो 2 शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ कि जैसे पता चला हमें, तो आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका। आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर। आप आइए और हम सब लोगों को भी अपने ज्ञान और ध्यान से साझा कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम मैडम, आत्मवंदन आपका। इतना सुंदर आपने जो अभिव्यक्ति दी है अपने शब्दों के साथ में, मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ आपकी इन भावनाओं को। थैंक यू सर। जो आज का विषय है बहुत गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारा देश जो है वो कैपिटल बन चुका है डायबिटीज जैसे रोग के लिए। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और इससे जुड़ी हुई कई कई अन्य समस्याएं हैं जिनको शायद हम बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिसको हमने समझ लिया है कि ये इसके कारणों के पीछे हमें शायद जानकारी नहीं है और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ये इस तरह के जो रोग हैं। अभी तो ये महत्वपूर्ण जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि हमारे देश का युवा जो है अब इस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। सिर्फ 25 और 30 साल के युवा, सिर्फ 25-30 ईयर्स, मतलब अभी तो जीवन शुरू होता है, वो युवा अब इसके शिकार हो रहे हैं। और उसके वो जब जब जीवन शुरू करते हैं तभी वो जकड़न में भी आ जाते हैं, और जब तक वो जागते हैं तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो लोग डायबिटीज से शिकार हैं वो भी इसके कारणों को समझें, जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो भी इनके कारणों को समझें, ओबेसिटी के कारण को समझें, मोटापे के कारण को समझें, और फिर उसके पीछे जो कारण है उसको बचपन से ही अगर समझ कर आज हमारे युवाओं को अगर इसकी जानकारी दे दी जाए तो निश्चित रूप से वे अपने आप को इस बीमारी से बचा पाएंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि डायबिटीज अब जो हर घर में या आसपास में आपके हर जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पे कुछ ना कुछ आपको डायबिटीज के पेशेंट्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं मिलेगी। और जब किसी से भी पूछा जाता है कि डायबिटीज क्यों होती है, तो आंसर ये आता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। एक इंसुलिन का हार्मोन है, सबको पता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो कि जिम्मेदार होता है इस बीमारी के पीछे का, इसका कारण होता है इसकी कमी। और ये जो कारण है, ये जब इसी को आधार मानते हुए जब व्यक्ति का ट्रीटमेंट होता है, उसका मैनेजमेंट होता है, जब वो अपना पूरा जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उसका उसी बेस पे जब इलाज होता है, तो शायद वो कहीं ना कहीं अधूरा इलाज होता है। डायबिटीज के कारणों को अगर जब समझा जाता है, अब जो 50 साल पहले वास्तव में यही कारण माना जाता था कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसे जो रोग हैं, ओबेसिटी जैसे रोग हैं, इसमें मुख्य रूप से जो डायबिटीज है उसका कारण माना जाता था कि इंसुलिन हार्मोन जो एक पेंक्रियास नाम की ग्रंथि से निकलता है, उसकी कमी से डायबिटीज होती है। और उस वक्त आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले, इंसुलिन नाम का इंजेक्शन लगा दिया जाता था, हर मरीज को इंसुलिन दे दिया जाता था कि इसको डायबिटीज हुई है इसलिए इसको इंसुलिन दे दो। और जब व्यक्ति को इंसुलिन लगाया जाता था तो उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगती थी। लेकिन पिछले 30 साल के आसपास ये पता चला कि टाइप 2 डायबिटीज जो है, डायबिटीज को पहले तो दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो ये कहा गया कि डायबिटीज जो है टाइप 1, जिसमें जो कि मोस्टली आपने देखा होगा बच्चों में होती है, जिसमें कि इंसुलिन के इंजेक्शन ही जो है उसका इलाज होता है, इंसुलिन ही उस ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जो 40 साल में, 30 साल में, 50 साल में जो डायबिटीज हो रही है, उसका जो मूल कारण है वो इंसुलिन की कमी नहीं है, उसमें जो कारण है वो कुछ और है। और उस कारण को जब हम समझ लेते हैं, उन कारणों के ऊपर काम करते हैं,
तो व्यक्ति इस डायबिटीज की बीमारी से बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है, और अगर हो भी गई है तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो कारण है, मुख्य कारण, वो इंसुलिन की कमी नहीं, इंसुलिन प्रतिरोध होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसको कि हम समझेंगे अभी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं आपको अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ स्लाइड्स दिखाना शुरू करता हूं, और हम इसको और गहरे में समझते हैं। इस जो मेरा टॉपिक है उस पर आते हैं हम। मैं एक्चुअली एक लाइफस्टाइल मेडिसिन क्लिनिक चलाता हूँ। मैंने जो अभी सर ने जैसे बताया था कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है लाइफस्टाइल मेडिसिन के तरह कार्य करने का। मैं डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन क्लिनिक के और लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर की तरह काम करता हूँ। और इसमें खास तौर पे मैं डायबिटीज, रिवर्सल डायबिटीज मैनेजमेंट हॉलिस्टिकली कैसे हम उसको करें, उस पे काम करता हूँ। तो जो मैं अपनी जो इसका जो हमारा मेन जो फोकस होता है मैनेजमेंट का, वो होता है डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेट एंड मिनिमम मेडिकेशन। और इसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अभी हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, गॉड, जो जिनको हम बोलते हैं पेशेंट गॉड, वो अभी बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। उनका HbA1c, उनका वेट, उनका ओवरऑल एनर्जी लेवल, उनकी ब्लड शुगर, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका ट्राइग्लिसराइड, अगर हर लेवल पे जब हम देखते हैं तो बहुत ही रिग्रेसिव मोड पे चलता है। और धीरे 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 वो बिल्कुल एक ये माना जाए कि अगर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो HbA1c जो है 5.5 से कम आ जाता है। और काफी लोग जो है दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं, फिर मिनिमम मेडिकेशन पे रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका इंसुलिन लेवल कितना है। तो ये जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर है, ये शरीर जो हम जब देखते हैं कि थोड़ा इसको समझते हैं कि डायबिटीज के या इसको इस डायबिटीज के मूल कारण क्या है। तो ये शरीर जो है हमारा, सबको पता है कि ये शरीर कोशिकाओं का बना होता है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज ए सेल। एक सेल है, जैसे हमारा मकान बना होता है हमारी जो ईंटों से, वैसे ही ये हमारा शरीर भी एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं, वो एक सेल होती है। ये जो सेल जो है, इसका जो भी कार्य कार्य होता है, उसका उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी जो मिलती है वो हमारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं। अभी हम बात करेंगे फूड के बारे में। तो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। भोजन में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ बहुत कम मात्रा में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमारी बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इसका। पूरे पूरा जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है। जब हम रोज खाना खा रहे हैं, डेली हमारी थाली में बहुत सारी चीजें इन्हीं की बनी हुई हैं, विटामिन भी हैं उसमें, मिनरल्स भी हैं, फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इतना बेसिक साइंस हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट वास्तव में जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है, और वो किन चीजों को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आज का जो हमारा कंसर्न है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जब हम खाना खाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन में वो जो कार्बोहाइड्रेट जब जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो कि ब्लड शुगर में बदल जाते हैं, जो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में बदलते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मतलब शुगर में बदलते हैं, कोई और टाइप की शुगर भी हो सकती है वो, लेकिन मोस्टली जो है हम अभी बात करें तो ग्लूकोज में बदलते हैं, शुगर में बदलते हैं। और ये शुगर जो है वो फिर रक्त में चली जाती है, खून में चली जाती है। तो जब भी हम भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचने के बाद में कार्बो शुगर में बदलता है,
उसी को हम कार्ब, बाकी फैट और प्रोटीन का एक अलग काम है। फैट और प्रोटीन अपना दूसरा कुछ काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका क्या, हम क्यों भोजन करते हैं। तो जब हम भोजन कर रहे हैं तो उसका पर्पस होता है, हमारे हम को एनर्जी चाहिए रहती है, हम एनर्जी की तरह उस भोजन के कुछ पदार्थों को यूज करते हैं। और दूसरा जो हम भोजन करते हैं उसका जो कारण होता है वो हमारे जो शरीर में लगातार रिपेयर होता है, रीजनरेशन होता है। हमारी शरीर में जो टूट फूट होती है, हमारे शरीर में जो कहीं वियर एंड टीयर हो रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रीजनरेशन करने के लिए हम उस भोजन का उपयोग करते हैं। तो हम भोजन का दो तरीके से उपयोग करते हैं। एक तो हमने बता दिया एनर्जी के लिए, दूसरा हम लेते हैं रिपेयर। और जो शरीर बना हुआ है वो किन चीजों से बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 70% उसमें पानी है। सब शरीर के जो रचना है उसमें 70% पानी है, 15% प्रोटीन है और 5% उसमें मिनरल्स हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अभी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट देखे, जो हम ज्यादातर जो भोजन कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और प्रोटीन था। उसमें से अगर यहाँ पर रचना में देखें तो 70% पानी है, 15%, 10% प्रोटीन है और 5% मिनरल है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कहीं दिखता नहीं है। हमारे शरीर की रचना में कार्बोहाइड्रेट का रोल कम होता है। और जो हमारा भोजन है उसमें हम जो भोजन लेते हैं, जो हमारा अभी हमारी अर्बन डाइट है या जो जो भी हमारे हिंदुस्तान में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से 70% हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। लेकिन शरीर की जो रचना है उसमें कार्बोहाइड्रेट का रोल बहुत कम है। तो ये 70% जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, में ज्यादा हम खा रहे हैं, वही कंज्यूम करते हैं। और वो आगे हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है 70% पानी का बना हुआ है, 15% फैट है, 10% 5% मिनरल है। और जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट है। तो 70% कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, प्रोसेस फूड और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्वीट्स हैं। ये सब जो है वो हमारे उस भोजन का अंग बन चुका है। हमारी जो थाली है, ये देखिए, कोई सा भी अगर आप देखेंगे प्लेट होती है, उसमें चावल होता है, राइस होता है, उसमें चपाती होती है, उसमें स्वीट्स होते हैं, उसमें दही होता है, उसमें दाल होती है, उसमें सब्जियां होती है। इसमें अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 70% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो कि कन्वर्ट होने वाला है ग्लूकोज में, जो कि शुगर में कन्वर्ट होने वाला है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें साउथ इंडियन जो प्लेट होती है उसमें भी अगर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट का। मतलब खाने के बाद में इसमें से ये काला है आपके ग्लूकोज में। यहाँ भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट का है। मोर देन पंजाबी थाली है उसमें भी अगर आप देखेंगे, यहाँ फिर से देख सकते हैं आप, मैक्सिमम जो है वो 70%, 80% जो है वो कार्ब मिलेगा आपको। हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हमारे जो स्नैक्स हैं, वो सब जो है वो इन्हीं से बने हुए हैं जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम कर रहे हैं। जिसमें समोसा हुआ, कचौरी हुई, उसमें और बाकी की जो प्रिपरेशंस होती हैं, पिज्जा है, बर्गर है, कचौरी है, समोसा है, गुलाब जामुन है, केक है, कुछ कुछ भी कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पे पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ये यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट, सब में कार्बोहाइड्रेट, चावल है, पोहा है, जलेबी है, परमल है, जितने भी आपके ब्रेकफास्ट, ये जो खिचड़ी है, सब में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में हम ले रहे हैं उसमें सिर्फ 20 से 30% उपयोग में आता है, 20 to 30% ओनली। रेस्ट ऑफ दी 70 to 80% जो होता है वो अनयूज्ड होता है, और वो बनता है इस बीमारी का कारण। और हमारे देश में इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट्स की संख्या, ओबेसिटी की जो से पीड़ित जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कि हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा 70 more than 70%, और उसका उपयोग हो रहा है सिर्फ 20 से 30%। बाकी का 70 to 80% इज अनयूज्ड। और ये जो है, ये देखिए, हमारा जो यूथ है उसकी लाइफस्टाइल इतनी अब अलग है कि उसको जंक फूड चाहिए, उसको बहुत रेस्ट चाहिए, टीवी और मोबाइल और ये सब चीजें हैं और बढ़ाती है। जब 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 हम, थोड़ा सा मैं रुकता हूँ बीच में इसको।
तो ये जो हमारी, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जो अभी आपको ये प्रेजेंटेशन से मैंने जो थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि क्यों हमारे देश में, क्यों पूरे विश्व में डायबिटीज और ओबेसिटी और हाइपरटेंशन जैसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 70%। आप अपना ब्रेकफास्ट से लेकर और उसके बाद में सब मिला के अगर देखेंगे तो ये जो हम ले रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोसेस फूड जो, और इवन ग्रेन्स, हम अपने आप को, हम सब बोलते हैं कि वी आर वेजिटेरियन। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कितने लोग यहाँ पर वेजिटेरियन हैं? कुछ आंसर करेंगे? कितने लोग वेजिटेरियन हैं? सभी, मेरे ख्याल से सभी वेजिटेरियन होंगे। चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे कितने लोग वेजिटेरियन हैं, मेंशन करेंगे। यस, यस, वेरी गुड। मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं वो वेजिटेरियन, मोस्ट ऑफ द मास्टर्स आर वेजिटेरियन। वेरी गुड। नाउ यस, चंदा जी वेजिटेरियन, रेखा गुप्ता यस वेजिटेरियन, वेरी गुड। अल्पा जी वेजिटेरियन। अब यहाँ पर जो हम सबका आंसर मुझे पता है कि वेजिटेरियन ही है, वेजिटेरियन हैं हम सब। लेकिन जब हम वेजिटेरियन के लेवल पे जब बात करते हैं तो आज हम सबकी डाइट में वेजिटेबल्स कितनी है और ग्रेन्स कितने हैं, इसको अगर जब डिफरेंशिएट करते हैं तो तो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं दे आर नॉट वेजिटेरियन, दे बेसिकली वो बिलीव है उनका कि वो वेजिटेरियन है, बट दे आर ग्रेनेटेरियन। मैक्सिमम जो डाइट का पोर्शन वो ग्रेन्स का है, सो दे आर नॉट वेजिटेरियन, यू आर वेजिटेरियन। जो ग्रेन्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो हम चावल और गेहूं और जितने बाकी के ग्रेन्स हैं, प्रोसेस फूड है, उसी के हम आइटम बना रहे हैं। और ये बड़ा एक मिथ है कि हम वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियंस को प्रॉब्लम नहीं होती है। वेजिटेरियंस जो है उनको भी डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेजिटेरियन, दे आर ग्रेनेटेरियन। ग्रेनेटेरियन होने की वजह से ग्रेन ज्यादा खा रहे हैं, और वो पता कि हम कितना ग्रेन कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितने गेहूं से बने आइटम्स यूज कर रहे हैं, और हमको हेल्दी ग्रेन्स के की तरह परोसा जा रहा है वो। बट कॉज, बेसिकली कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। बाहर भी वैसे ही हो रहा है। और जितनी फूड इंडस्ट्रीज हैं वो, जब से जो अमेरिकन एक जो फूड पिरामिड का एक हमको कंसेप्ट दिया गया है कि बेसिक आप यू शुड ईट मोर एंड मोर ग्रेन्स, तो ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट हमको ज्यादा खिलाया जा रहा है, और जितना ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, उतना ज्यादा हम ये प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है। आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से वेट कैसे बढ़ सकता है? लोगों ने फैट कम कर लेना शुरू कर दिया है। जो लोग हैं उन्होंने घी बंद कर दिया, बटर बंद कर दिया, हेल्दी जो फैट था उसको बंद कर दिया, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्रेन्स है उसके रूप में बहुत सारी डाइट का, और वो कारण बनता है बहुत सारी बीमारियों का। कैसे बनता है अभी हम और अपने पावर पॉइंट से समझते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस फूड हम अपनी डाइट में लेते हैं, हम जब खाते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो चपाती है, ये जो राइस है, ये जो बिस्किट है, वो गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, कुछ भी हो सकता है, वो इडली हो सकती है, डोसा हो सकता है। और ये जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, ये जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो इसकी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, पाचन होता है,
और इस पाचन की कार्बोहाइड्रेट है, वो चपाती, वो गेहूं की चपाती, वो इडली ग्लूकोज में बदल जाती है अल्टीमेटली। और ये ग्लूकोज अब जाता है ब्लड में, खून में चला जाता है। और ग्लूकोज जब खून में जाता है तो ब्लड, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं, वो बढ़ता है। वो ब्लड शुगर जब बढ़ती है तो हमारा शरीर जो है उसकी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि जब आप खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, वो ग्लूकोज खून में जाएगा, खून में ब्लड शुगर बढ़ेगा। उस ब्लड शुगर को सामान्य रखना हम एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर शुगर को 100 मिलीग्राम के आसपास रखने की कोशिश करता है। खाना खाते हैं तो 2 घंटे में वो 140 के आसपास आ जाती है, उससे कम हो जाती है। नॉर्मली 110, 120 इसके आसपास आ जाती है 2 घंटे में। तो हमारा शरीर ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरता है कि जब खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो ग्लूकोज रक्त में गया, रक्त में शुगर बढ़ी। एक सामान्य व्यक्ति जो एक युवा है, जो 20 साल का है, 15 साल का है, 15 साल का युवा जब एक गुलाब जामुन भी खा रहा है, चाहे वो रोटी खा रहा है, वो चावल खा रहा है, वो कोई सा भी आइटम खा रहा है, उसके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है और उसका शरीर इंसुलिन निकालता है। और इंसुलिन निकालने के बाद में वो ब्लड जो जो शुगर बढ़ी हुई है उसको कोशिकाओं में धकेल दिया जाता है, सेल्स में धकेल दिया जाता है। और वो ब्लड शुगर 2 घंटे के बाद में 140 से कम हो जाती है, 130 हो जाती है, 120 हो जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और जब ये जो ग्लूकोज कोशिकाओं में जो धकेला जाता है उसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो है हमारे खून से कोशिकाओं के अंदर इस ग्लूकोज को धकेलने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इंसुलिन का काम है खून से ब्लड को उठाना और कोशिकाओं में धकेल देना, कोशिकाओं में जमा कर देना। अब जब व्यक्ति अभी मैंने आपको बताया कि 20 से 30% ही हम इस ग्लूकोज का उपयोग कर पाते हैं, हमारी कोशिकाएं इसको ऊर्जा के रूप में उपयोग कर रही है। बाकी का जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे ग्लाइकोजन में बदलता है, थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा और जब बढ़ने लगती है मात्रा इस ग्लूकोज की कोशिकाओं में, तो ये ग्लूकोज फैट में बदल जाता है, ये चर्बी में बदलने लगता है। और ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो ग्लूकोज खाया, जो ग्रेन्स खा रहे हैं हम, उससे हमारे पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो चर्बी में बदलता है। वो इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में धकेलता है और वो ग्लूकोज चर्बी में बदलते जाता है। रोज रोज जब ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, रोज रोज इस प्रक्रिया से व्यक्ति जब गुजरता है, रोज वैसे ही खाना खाता है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम ग्रेन 70% से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो रोज रोज जब इस तरह का भोजन लिया जाता है तो कोशिकाओं फैट की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और ये फैट जो है अब इस कोशिका में के अंदर इंसुलिन का विरोध करने लगता है, इंसुलिन की एक्शन का विरोध करता है। और जब इंसुलिन की एक्शन का विरोध होता है तो वो वही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। और फिर और ज्यादा इंसुलिन की मात्रा की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल वो भोजन शैली से ही गुजरता जाता है। वो जब 10 साल का है, वो 5 साल का बच्चा है, तब से उसको उसी तरह का भोजन कराया जाता है। वो बड़ा होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है। आज आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को देखेंगे, उनका वेट ज्यादा मिलेगा आपको। उनको डायबिटीज नहीं हुई है, उनका वेट ज्यादा हो रहा है, वो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और अभी उसके बावजूद भी उनको वही खाना खिलाया जाता है, तो वेट और बढ़ता चला जाता है। और 20 साल में उनको डायबिटीज होने की आशंका होती है। मैं आपको फिर से स्लाइड के ऊपर ले चलता हूँ, थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, ये जो जिस तरह की लाइफस्टाइल है, इससे जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे,
ये जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं, ये रूटीन में अब बहुत सारे लोग इसी को खा रहे हैं, इसी को बुलाया जा रहा है। जोमेटो और बाकी के जितनी ऑनलाइन जो वो सप्लाई कर रही है फूड, वो सब यही सब मिल रहा है। और इसकी वजह से जब आपका ग्लाइसीमिक लोड, मतलब आप ऐसे भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, ऐसे आइटम्स ले रहे हैं, फूड आइटम्स को चूज कर रहे हैं जिसमें शुगर ज्यादा है, तो लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ रहा है तो ब्लड शुगर बढ़ रही है। ब्लड शुगर बढ़ रही है तो उसी के अनुपात में इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ती चली जा रही है। पहले जो काम इंसुलिन 4 यूनिट इंसुलिन, 5 यूनिट इंसुलिन, 6 यूनिट इंसुलिन उस शुगर को नॉर्मल हो जाती थी खाने के बाद में। कितना भी मीठा खा लेते थे, कितनी भी रोटियां खा लेते थे, कितने भी चावल खा लेते थे, लेकिन 5 साल के बाद, 8 साल के बाद में अब वही इंसुलिन जो है उससे 2 गुना ज्यादा इंसुलिन लगता है उस शुगर को नॉर्मल करने के लिए, 100 लेवल तक नॉर्मल करने के लिए। अब हो सकता है 12 यूनिट लगते हो, पहले 6 यूनिट लग रहे थे, 12 यूनिट लग रहे हो। अंदर शरीर की बात कर रहा हूँ, शरीर के अंदर से इतना इंसुलिन निकल रहा है और हमको पता भी नहीं चलता कि हम अब रेजिस्टेंस के शिकार होते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर आप इस परिवर्तन को देखें कि ये जो है बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये आसपास आपको देखने को लगातार मिलेगा। इस तरह की जो जीवन शैली, इस तरह का परिवर्तन हम सब के आसपास बहुत सारे लोगों में हो रहा है और जिसको हमने एक सामान्य प्रक्रिया समझ लिया है। लेकिन ये एक प्रक्रिया जो है, ये वास्तव में हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, हमारी भोजन शैली से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और उसके साथ में अगर मानसिक तनाव अगर आ गया, अगर व्यक्ति तनाव में है, व्यक्ति बहुत तनाव से गुजर रहा है, उसकी वर्किंग वैसी तनाव से भरी पड़ी हुई है, तो फिर ये कोर्टिसोल रेजिस्टेंस की तरफ भी व्यक्ति जाता है और मोटापा और बढ़ता है और उसके साथ में उससे भी समस्याएं होने लगती है। तो मानसिक तनाव इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, कोर्टिसोल रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है और साथ में ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे रोगों का कारण बनता चला जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि बार-बार भोजन करते हैं लोग, थोड़ा-थोड़ा जो है घर में अगर बैठे हैं तो स्नैकिंग चलती रहे, ऑल डे स्नैकिंग, कभी कुछ हल्का कुछ मट्ठी मठरी ले ली, कभी बिस्किट खा लिए, दिन में वो 7-8 बार थोड़ा-थोड़ा खाते हैं और वो रूटीन बना रखा है लोगों ने। कई लोग तो रात को उठते हैं, रात को 12-1 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं और आजकल के युवा जो हैं वो सुबह लेट उठते हैं और रात को वो उनका स्नैकिंग चलता रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है और उसके बाद में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर गेराल्ड रेवन जो है वो जो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन डायबिटीज का जो मूल मूल कारण बताया है, ओबेसिटी का जो मूल कारण बताया है, वो बताया है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, ऐसे चिकित्सक रहे हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज के मैनेजमेंट को, डायबिटीज के ट्रीटमेंट को चेंज किया है। ये 1980 में इन्होंने ये प्रूव किया कि डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज का जो मूल कारण है वो इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इन्होंने इस बीमारी का नाम दिया इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक सिंड्रोम है ये, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है ये। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक सिंड्रोम है जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे जो कारण बनते हैं हार्मोनल और मेटाबॉलिक कारण बनते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो हमारा फास्टिंग इंसुलिन जो नॉर्मल होता है वो करीब 6 के आसपास, 6 यूनिट, और 6 जो है वो आइडियल इंसुलिन है। लेकिन जब व्यक्ति डायबिटीज का शिकार भी हो जाता है, कई साल से वो ट्रीटमेंट भी लेता रहता है, लेकिन कभी भी इंसुलिन अपना टेस्ट नहीं कराता। इंसुलिन जब चेक नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसी दवाइयां लेना शुरू देते हैं जो कि इंसुलिन को और रिलीज करती हैं और ये और उनका वेट बढ़ता है, उससे भूख ज्यादा लगती है, स्नैकिंग होता है और उस वजह से और समस्या बढ़ती जाती है। तो ये जो ब्लड शुगर तो नॉर्मल आती है ऐसे व्यक्तियों की, कई बार जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनकी ब्लड शुगर आप देखेंगे तो 100 कम होती है, लेकिन इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है। या फिर प्री डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनका 100 टू 125 फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। HbA1c भी एक टेस्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है डायबिटीज को डायग्नोसिस करने के लिए, डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए।
तो इसको भी टेस्ट कराया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इस व्यक्ति का जो ग्लूकोज है वो 97 है, मतलब ब्लड शुगर नॉर्मल है, A1C 5.6 है और इंसुलिन 18 है। नॉर्मल इंसुलिन लेवल जो है वो 6 होना चाहिए, फास्टिंग इंसुलिन, इनका 18 है। तो ये बढ़ा हुआ जो इंसुलिन है ये अपने आप में बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। बहुत सारे लोग से पीड़ित हो जाते हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनकी और कोई प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर अचानक से होने लगता है और उनका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, और वो जो इंसुलिन लेवल जब चेक किया जाए अगर उनका, तो वो ज़्यादा होगा। तो दो हाई ब्लड प्रेशर जो है हमने नॉर्मल समझ लिया कि ब्लड प्रेशर अगर 30 साल में हो रहा है तो एक टैबलेट लेना शुरू कर देता है व्यक्ति। लेकिन उसके कारणों को जानने की कोशिश नहीं करता है कि शायद बढ़ा हुआ इंसुलिन उसके इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है, या उसकी जो ओबेसिटी है, जो वजन बढ़ रहा है, जो जो उसकी बहुत सारी फैट इकट्ठा हो रहा है पेट के आसपास, वो अपने आप में एक रोगों का कारण बनने वाला है, और वो उसका जो मूल कारण है वो शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर इंसुलिन इस इन लेडी का जो है इनका 27 है, तो ये 6 होना चाहिए नॉर्मल, और ये 27 है। अगर आप लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में नजर डालेंगे तो नॉर्मल रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन आइडियली जब हम देखते हैं कि वास्तव में फास्टिंग इंसुलिन का नॉर्मल लेवल क्या है तो 6 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है बहुत सारे रोगों का कारण बनता है, इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन जो है ये की है, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि एक जो सेल होता है, इसमें जब ग्लूकोज को अंदर डालना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है इंसुलिन। ये ग्लूकोज सेल के अंदर जब भी प्रवेश कर सकता है जब इंसुलिन जो चाबी की तरह काम करता है, वो ताले को खोलता है, और वो ताला खुलने के बाद में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो खुलते हैं, और उसके बाद में ये ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कोशिकाओं में प्रवेश करना ग्लूकोज का इसलिए जरूरी होता है कि सेल इस ग्लूकोज को ऊर्जा के तौर पे उपयोग में लाती है। लेकिन जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज कोशिकाओं में जाता है तो ये ग्लूकोज फैट में बदलता है, यही ट्राइग्लिसराइड में बदलता है, यही कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, और यही हमारे मोटापे का कारण बनता चला जाता है, जिसको कि हम समझ ही नहीं पाते। हम खाना कम फैट को कर देते हैं, फैट ने इतना नहीं बढ़ता जितना कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से मोटापा बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको हम समझते हैं। ये बहुत जब जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको बहुत भूख लगती है, आपका वेट गेन होता है और शरीर में स्वेलिंग आ सकती है, इन्फ्लेमेशन होता है। ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस के इतने सारे बहुत सारे अलग-अलग रोग जो इसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 जो है वो मोटापा है, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल, चौथा है हाई ब्लड प्रेशर, पांचवा है महिलाओं में पीसीओडी। माइग्रेन जैसी शिकायत जो है वो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस, कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि जो सिर दर्द कर रहा है, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। फैटी लीवर को हमने कई बार बहुत नॉर्मल समझ रखा है, लेकिन कोशिकाओं में अधिक फैट का इकट्ठा हो जाना या अधिक चर्बी का इकट्ठा होना, ये एक बीमारी का लक्षण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का लक्षण है। नर्व डैमेज होने लगती है, हमारी जो नर्व फाइबर्स हैं उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होती है, और न्यूरोपैथी होने लगती है। इवन व्यक्ति को डायबिटीज ना होते हुए भी नर्व्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ये इतने रोग जो हैं एक कारण से होते हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। बार-बार भोजन का करना, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ मानसिक तनाव और मल्टीपल स्नैकिंग, ये सब जो कारण है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसके जो सिम्पटम्स अगर हम देखें, अगर आप कई लोगों को तो ये तो नहीं है तो हमारा ये लेक्चर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये लेक्चर उन लोगों के लिए ज़्यादा काम का है जिनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपनी जीवन अभी शुरुआत, जो 20 साल के हैं, जो 25 साल के युवा हैं, उनको अगर ये बात समझ में आ जाती है तो निश्चित रूप से वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर बार-बार यूरिनेशन होता है, तो हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हों।
बार-बार भोजन भूख लगती है। अभी स्नैकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ खाता है, उसको मीठा खाने की इच्छा होती है। और ये हंगर जो है, फ्रीक्वेंट हंगर जो है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन जब बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो व्यक्ति ज़्यादा खाने की इच्छा होती है उसकी। क्योंकि इंसुलिन, जो निकला हुआ इंसुलिन है, शुगर को कम कर देता है और फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं कुछ और खा लूँ। तो ये एक कारण हो सकता है। खाना खाने के बाद में व्यक्ति जो है उसको थोड़ा आलस आता है, उसकी नींद लेने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है। थोड़ा जैसे ही खाना खाया उसके बाद में उसको आलस आने लगता है, वो सो जाता है, वो झपकी लेता है। तो ये भी एक कारण, ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्पटम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। अगर मैं को ये जो बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा अवेयरनेस के साथ समझ लें, तो बहुत सारे लोग आस-पास आपको इस तरीके से दिखने वाले हैं, जो कि इस तरह की आदतों के शिकार हो चुके हैं, मजबूरी है उनकी ये। नॉट सैटिस्फाइड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में भी उनका पेट नहीं भरता है, फिर और खाने की इच्छा होती है। कार्बोहाइड्रेट, उनको बहुत मीठा खाने की इच्छा, क्रेविंग होती है। ये क्रेविंग जो है, कार्ब्स के लिए क्रेविंग, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, ऑफिस में खाना खाया नहीं खाया तो भी थका हुआ लग रहा है उसकी वजह। और बेली फैट, ये जो फैट इकट्ठा हो रहा है पेट के आसपास, ये खतरे की घंटी समझ लेना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने इसको जो है वो समझ रखा है कि खाते पीते घर की निशानी है। इसको समझ लिया है कि समृद्धि का ये एक एक जो है सामने हमने हमने बना बड़ा कर लिया है, मतलब हम समृद्ध हो चुके हैं। नुकसान कर रहा है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते चला जा रहा है। ये एक एंडोक्राइनल ग्लैंड की तरह काम करता है, इसमें से साइटोकेमिकल्स निकलते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं। तो इससे इसको इसके ऊपर ध्यान देना, इस पर सीरियसली काम करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल जब कई बार ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है। लगा हुआ है तो ये भी इसका यही कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये कारण हो सकता है और हम सिर्फ टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेना शुरू कर देते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हम उसको सालों साल वो दवाई खाते रहते हैं, लेकिन मूल कारण क्या है वो और भी दूसरे रोगों को जन्म दे सकता है। इसकी जागरूकता हो जाए। फैटी लीवर, मैंने अभी बताया है, फैट लीवर में फैट डिपॉज़िट होता है और ये जो फैट है, ये रोगों का कारण बनता है। और ये अल्कोहल जो लेते हैं उनका तो लीवर खराब होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जो ओबेसिटी के शिकार हैं, उनको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। महिलाओं में पीसीओडी की जो शिकायत है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। बांझपन की जो है उसका मूल कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अगर आप उनका इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो हायर लेवल में मिलेगा। स्किन पे डार्क फोल्ड्स होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि क्यों हो रहे हैं। समझते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी हो सकती है। उसके अलावा इस तरह के मस्से जो होते हैं, वो रेजिस्टेंस का कारण है। उसका कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये जो आपको दिख रहा है स्किन टैग, कई लोगों को आपको दिखता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लगता है ऐसी प्रॉब्लम हुई, क्यों हो रही है? उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे छुपा हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाई ब्लड शुगर का बॉर्डर लाइन होना, 110, 100, फास्टिंग शुगर 110 हो गई, 115 हो गई, प्री डायबिटीज में प्रवेश कर रहे हैं। अभी भी मैं बोलता हूँ कि जो बहुत सारे युवा हैं, अगर अपना इंसुलिन टेस्ट कराएं, HbA1c तो पता चलेगा कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार शायद हो सकते हैं। इंसुलिन लेवल ज्यादा आता है ऐसे लोगों में, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और ये भी एक डायग्नोस्टिक टूल होता है। शरीर में कहीं पेन होता है, कभी हाथों में, कभी पैरों में, कभी अलग-अलग अंगों में, इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, और ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। व्यक्ति जब सोता है तो स्लीप एप्निया नाम की एक समस्या से शिकार होने लगता है। कई बार स्लीप एप्निया का कारण ही नहीं समझ में आता कि क्या है, और उसका एक कारण है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेमोरी प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे जो जो युवा है या जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, इस रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हैं, वो मेमोरी प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकते हैं। मूड चेंज होता रहता है, कभी थोड़ा-सा बहुत लो चले जाते हैं, कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो मूडी होते हैं जो, उसका कारण भी जो है वो मसल मास जो है वो कम होने लगता है। और जो हम हमारे लिए जो जो न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है, वो कम होने लगती है।
ये सब समस्याएं, एक्ने, हमारे चेहरे पे जो ये सब चीजें दिखती हैं, एक्ने दिखता है कई बार आपको, इस तरह की जो ये चेहरे पे छोटी छोटे जो एक्ने, जो रेड स्पॉट्स दिखते हैं, वो इसी वजह से हो सकते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। मेल जो बेसिकली जो इम्पोटेंसी होती है, उसका कारण जो है वो टेस्टोस्टेरोन का कम होना है। और वो टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है? क्योंकि जो हार्मोन है उसके लिए जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, वो कम होने लगता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और वो जो है इम्पोटेंसी का शिकार होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। इसके लिए जो इसमें और सबसे बड़ी बात है कि फीमेल हार्मोन मेल्स में बढ़ने लगते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उसमें मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं। तो फीमेल्स में कई बार हेयर्स आने लगते हैं चेहरे पे, और व्यक्ति प्री डायबिटीज का शिकार होने लगता है बाद में। और जो फोकस है वो कम होने लगता है। फोकस, जो व्यक्ति फोकस करने की कोशिश करता है, मेंटल फोकस हो नहीं पाता, ब्रेन फॉग होने लगता है। तो ये सब समस्याएं जो हैं, ये होती हैं इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये, अगर अभी तक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। प्री डायबिटीज तो बहुत सारे लोग हैं। जितने लोग डायबिटीज के शिकार हैं पूरे इंडिया में, उतने ही लोग प्री डायबिटीज के शिकार हैं। और उस उसके पीछे जो कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उससे तो अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकार हो चुकी है, जिनको डायबिटीज भी नहीं है, प्री डायबिटीज भी नहीं है, लेकिन वो ओबेसिटी आपको दिखेगा, सेंट्रल ओबेसिटी दिखेगी, वेट हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन जो पेट के आसपास जो बेली फैट है वो इकट्ठा होता हुआ दिखता है। और युवाओं में भी दिख रहा है, अभी बच्चों में भी दिख रहा है, और उनको पता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ जो लोग, जो युवा आ रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, वो उनकी टेस्ट करवाने आते हैं, कई बार उनके लिए उनको दिखाने आते हैं, तब उनसे मैं कहता हूँ कि आप अपना भी चेक करवा लो, अपना भी इंसुलिन चेक करवा लो, अपनी HbA1c करा लो। उसमें से कुछ लोग तो डायबिटीज उनको निकल जाती है, या फिर वो प्री डायबिटीज के शिकार हो चुके होते हैं, या नहीं तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ आता है। तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दे लें, थोड़ी-सी सावधानी ले लें, हमारे आस-पास में हमारे युवाओं के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, इस जानकारी को समझकर, इस नॉलेज को थोड़ा-सा, इसकी अवेयरनेस डेवलप करके अगर आप बताना शुरू कर दें, और जिनको जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी डाइटरी हैबिट जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे चल रहे हैं, आप अभी देख लीजिए कि जितने सेलिब्रेशंस होते हैं, जितनी मैरिजेस हो रही हैं, जितना बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, जितनी मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, कोई सा भी त्योहार हो, हम सब ने ऐसा ही भोजन करना शुरू कर दिया है। चाहे वो मेडिटेशन कर रहे हो, या चाहे वो नॉन मेडिटेटर हो, भोजन में परिवर्तन नहीं हुआ है अभी। और कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं, उनको शायद ये भ्रांति है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो इसको, हमारी जो बॉडी है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। और मैं खुद मेडिटेटर हूँ। मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम किया जाए, प्रोसेस्ड फूड को कम किया जाए। आप गेहूँ की जो चपाती खा रहे हैं, उसको रिप्लेस किया जाए, चावल को कम कर दिया जाए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे नहीं हो। जितना आप ग्रेन्स को कम करेंगे, और इफ यू आर वेजिटेरियन, ईट मोर एंड मोर वेजीज, ग्रीन वेजीज। आप जितना उस तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे, रॉ फूड की तरफ जाएंगे, आप प्रोटीन की तरफ जाएंगे, तब जाके आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि आप अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रेन्स को अपनी अपनी जो डेली का जो थाली है, जो आपकी प्लेट है, उससे कम से कम करते चले जाएं, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में चले जाएं।
और मल्टीग्रेन्स यूज करें। उसमें भी जिनका की ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, जिसका ग्लाइसीमिक लोड कम है, उस तरह के डाइटरी पैटर्न पे जाया जाए। इसको जो आज मैंने बताया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका डायग्नोसिस अगर करना है, आपको पता लगाना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको सिंपल से टेस्ट करवा लेना चाहिए लेबोरेटरी में जाके। एक अच्छी लेबोरेटरी में जाकर आप सिंपल से टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आप एक अपना फास्टिंग इंसुलिन करवा लें, एक आपका HbA1c करा लें, एक आपका लिपिड प्रोफाइल करा लें जिसमें ट्राइग्लिसराइड का पता चले आपको, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसकी एब्डोमिनल गर्थ कितना है आपका, वो अगर ज्यादा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर कितना है, बॉर्डर लाइन अगर ब्लड प्रेशर है 135 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 85 भी है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अर्ली चेंजेस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो लिपिड प्रोफाइल का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। HbA1c अगर प्री डायबिटीज की रेंज में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको इसके अभी इससे काम करना शुरू कर देना चाहिए। बीमारी होने के बाद में आप उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी बजाय प्रिवेंशन पे काम करें। बहुत सारे जो मैं आपको जो टेस्ट बता रहा हूँ, अगर ये टेस्ट को आप फॉलो करते हैं, सिंपल से टेस्ट हैं, आप HbA1c करा लें, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर करा लें, आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, आप अपना वेट देख लें, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी देख लें, आपका ब्लड प्रेशर देख लें, और इनको आप चेक करके उसके बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं होने वाली है, कहीं आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत सारी समस्याओं का कारण है। उनको आप अगर थोड़ा शुरू भी हो रहा है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं आपको एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, इवन एट दी लेवल ऑफ अर्ली डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो दिस चेंज इज बेसिकली, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आप अर्लीस्ट जितना एक्शन लेंगे तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसको अगर आप साइंटिफिकली समझ के आप इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप 6 महीने में, साल भर में आप अपनी इस पूरे के पूरी जो डिजीज हो रही है, जो प्रोग्रेशन की स्टेज में है, उसको आप रिग्रेस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इस पे आप काम करें। मैंने आपको जो आज बहुत बेसिक एक आइडिया दिया है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, रियल कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, जो 10 साल 15 साल से जिनको डायबिटीज है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, और उनका इंसुलिन लेवल कम हो चुका है, इंसुलिन उन्होंने ऐसी टैबलेट्स ले ली हैं जो कि इंसुलिन जो है अब बनना बंद हो गया उनके शरीर में, उनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। बाकी के लोग जो है अगर काम करते हैं, उनमें इंसुलिन अगर लेवल ज्यादा है, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपने जीवन को बहुत सी आप इस सही प्रोसेस में जाते हैं तो रिवर्स होता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी इतनी नई स्टडीज आ रही हैं, हमारे यहाँ पर अभी भी जो ट्रीटमेंट का पैटर्न चल रहा है, वो बहुत सारे लोग उस ओल्ड पैटर्न पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो नई अभी थ्योरी आ रही है कि टाइप 2 डायबिटीज, इफ इट इज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट इज रिवर्सिबल। और मैं करीब बहुत सारे लोगों के साथ में इस प्रोसेस में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी डायबिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जिनका इंसुलिन अर्ली जो चेंजेस हुए हैं, उनका HbA1c लेवल 5.2, 5.3, 5.1 इस तरीके से हो चुका है। तो ये इसको आप समझें और इस पे काम करें। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन है कि अभी वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन दाल के अलावा क्या ले सकते हैं? जी, इसमें मिल्क प्रोडक्ट है मैडम, आप पनीर ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं। पनीर में एक अच्छा आपको मिल जाता है। उसके बाद में स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। स्प्राउट से पनीर है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपका जो नट्स है ना, जितने जो जैसे आपकी पीनट्स हैं, या आपका जो इस तरीके, अगर आप इसमें देखें आलमंड्स हैं, उसके अलावा उसमें थोड़ा फैट भी होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है वो। तो बादाम है, अखरोट है, फिर मूंगफली है, उसके बाद में पनीर है,
दाल जो है उसमें से, दाल का भी अगर आपको डायबिटीज है तो फिर हम कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, तो ये है। फिर आप सीड्स यूज कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। ये प्रोटीन का। हाँ बोलिए। कितने मात्रा में मतलब प्रोटीन, जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन लेने की, तो हाँ सभी को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पर पर्सन हाँ, कितना बहुत अच्छा प्रोटीन ले। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन मैडम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपका जितना बॉडी वेट है ना मैडम, उतना प्रोटीन लेना चाहिए आपको, उतने ग्राम। आपका कितना बॉडी वेट है? 68 है। हाँ, तो आप 70 ग्राम प्रोटीन डेली ले सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उसमें फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे, मसल बिल्डिंग, थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज आप साथ में करते हैं, तो आपका जो वो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है। तो जो बॉडी वेट है वो फैट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव ए नॉर्मल बॉडी वेट विथ योर मसल मास, मसल मास होना चाहिए, बट फैट कम होना चाहिए। फैट कम होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, और फैट इंड्यूस जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो कम होने लगेगी। तो फैट को कम करना है तो आपको यू यू हैव टू टेक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इन योर डाइट। बेसिकली लो कार्ब पे जैसे ही आप जाते हैं, प्रोटीन बढ़ाते हैं, फैट बढ़ाते हैं, फैट हेल्दी फैट अगर आप लेते हैं तो देर इज नो इश्यू। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको पूरा इतना माइंड हमारा कंडीशन कर दिया है कि जो हमारी डाइट है उसमें हमने फैट लेना बहुत बंद कर दिया है, कम कर दिया है। जितना जिन लोगों का वेट ज्यादा है वो तो बिल्कुल घी को छूते भी नहीं है। वो जो कि बहुत, अगर अच्छा घी हो, बटर हो या अच्छा ऑयल है, उसको यूज कर सकते हैं, एलमंड्स यूज कर सकते हो आप, ये सब चीजें यूज की जा सकती है। लेकिन हमको पिछले 30-40 सालों में जो अमेरिकन जो गाइडलाइंस आई हैं, उसमें उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को ही ज्यादा बढ़ाया है, और वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के वजह से ही हमारा जो है ये सब प्रॉब्लम बढ़ी है, तो वेट भी उसी वजह से बढ़ रहा है। जी थैंक यू सो मच। संतोष जी जी, आप बात कीजिए अनम्यूट करके। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब, सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। वंदन। नमस्ते, सर मेरा आप। नमस्कार सर। सर मैं आपके काफी प्रोग्राम देखती हूँ, आप इंदौर से हैं और जी मैं मैडम। बेसिकली ग्वालियर से हूँ। जी मैडम। आजकल मैं शिकागो में रहती हूँ, पिछले 6 साल हो गए। जी तो मैडम। बट आई एम ऑन डायलिसिस। ओके मैडम। तो मेरी जो प्रॉब्लम है कि मेरे 25-26 साल स्टेरॉइड चले थे और अभी 6 महीने से टोटली स्टॉप कर दिए यहाँ के। जी तो उसका साइड इफेक्ट है कि मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट दे आर हाँ, नॉट वो गिविंग मी उसकी एनी वजह से, मेडिकेशन। हाँ, कोई हाँ उसी की मेडिकेशन नहीं वजह दे से रहे हुआ हैं। आपको। जी जी। और वीट में जनरली नहीं खाती हूँ, मैं मिलेट लेती हूँ। जी मिलेट का 2-3 तरह के मिक्स करके, कभी 2 कुट्टू का एंड वाइट मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स। तो लेकिन अभी भी ना मुझे खुद नहीं समझ आ पाता, हालांकि डाइटिशियन से मिलती रहती हूँ, कि कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी 87-85 रहता है फास्टिंग, कभी 105 तक चला जाता है, फास्टिंग। 105 जी तक जी। फास्टिंग। और लंच में भी मैंने देखा है कि यदि मैं वेजिटेबल्स ही खा रही हूँ, सैलेड्स ही खा रही हूँ, और कभी कभार मिलेट का ले लेती हूँ साथ में, तो यदि मैं भरपेट खाना खा लूँ तो वो 170, 180, 190 तक पहुंच जाती है। और यदि मैं कम खाऊं तो मेरे को तसल्ली भी नहीं होती, क्योंकि आई वांट टू इंक्रीज माय वेट इज 41 एग्जैक्टली। kg। ठीक है ना तो मुझे क्या करना चाहिए? मैडम, आपका जो वही मैंने जो बताया ना अभी डाइट में, आपका जो जो प्रोटीन पार्ट है उसमें जो जो फ्लोर आप यूज करते हैं ना, उसको थोड़ा सा मल्टीग्रेन में कन्वर्ट करें। जैसे ओट्स आप ले रहे हैं, ओट्स में भी मैडम अगर आप देखें ना, ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी है, मतलब थोड़ा काफी है। डेफिनेटली इट इज बेटर एज कम्पेयर टू दी वीट, बट लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं बहुत ही कम है। तो इसलिए हम मेरा मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि दूसरी चीजों को भी यूज किया जाए साथ में। लेकिन अभी आपका क्या है, आप डायलिसिस पे हैं, तो आपका प्रोटीन इंटेक इट शुड नॉट बी मोर देन 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, वो ध्यान रखना होता है आपको। प्रोटीन प्रोटीन तो सर आपका। मैं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो ड्रिंक मिलती है डायबिटिक के हाँ लिए प्रोटीन, और एक्स्ट्रा प्रोटीन मैं अलग से भी लेती हूँ हाँ पानी में, हाँ, तो जो फिर मुझे वो ठीक है, रिकमेंडेड लेकिन है। उसमें हाँ जो रिकमेंडेड है वो इसी हाँ कैलकुलेशन से ही है। हाँ
लेकिन अभी क्या है आपके केस में, आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा प्रोटीन भी नहीं हो। और यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। मतलब एक्चुअली प्रोटीन जो है, अब जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी रहते हैं या जैसे एग्स भी ले रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन नो कंटेंट नो कितना है, या आपने पनीर ले लिया आपने, तो पनीर में अभी 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन है या 50 ग्राम में कितना है, वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरा 100 ग्राम पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होगा। या आपने नहीं होता। बादाम लिया है तो हाँ, तो उसमें से प्रोटीन कितना है, 50 ग्राम लिया तो 50 ग्राम में कितना प्रोटीन है, वो आपको कैलकुलेट करेंगे तो वो ठीक जी रहेगा। बाकी आप जो है फैट भी ले सकते हैं, थोड़ा फैट भी बढ़ा सकते हैं। तो फैट और प्रोटीन बढ़ा के कार्ब जो है, जैसे आपने ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले रही हैं वो अच्छा है। रॉ रॉ जो वेजिटेबल्स हैं उस पे जाएं, सैलेड्स पे जाएं, वो भी बहुत अच्छा। सैलेड तो लेते हैं। आपके केस में तो जितना आप अल्कलाइन डाइट पे रहेंगे, स्मूदी पे रहेंगी आप, अपना ग्रीन वेजिटेबल्स पे होंगी, स्मूदी इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि अल्कलाइन डाइट, Yes, वो अल्कलाइन डाइट डाइट हीलिंग होती है। वो आपका जितने ग्रेन्स हैं वो एसिडिक डाइट में आते हैं, जितने yes, sir. जो आपके वेजिटेबल्स हैं वो अल्कलाइन। तो अल्कलाइनिटी जो है मेंटेन करने के लिए आप ये सब चीजें जितना आप उस पे जाएं वेजिटेबल्स पे, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको काम करेगी आपके लिए। जी सर, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच। मैं ले रही हूँ सर। सर आई एम ए जी होम्योपैथिक डॉक्टर एंड नेचुरोपैथ ऑल्सो, सो वेरी गुड आई नो मैडम। अबाउट दीज थिंग्स। एंड यस यस यस। इंडिया में मैंने 20 साल प्रैक्टिस की है, अपना क्लिनिक चलाया है। कहाँ, तो ग्वालियर में? लेकिन ग्वालियर? अब नहीं नहीं, दिल्ली में है। मैं फिर अच्छा मैरिज दिल्ली में। मेरी दिल्ली हुई थी, तो जी एजुकेशन जी जी ग्वालियर में हुई है, लेकिन जी प्रैक्टिस दिल्ली में करी है। तो जी बस मैडम। मुझे यही था कि कभी कभी मुझे क्यों लगता है कि मैं शुगर एकदम सुबह जब करो नहीं, तो अगर लगता है आपकी, बढ़ी अगर हुई आप आ रही है। मेडिकेशन पे नहीं है, कि एक तो आप स्टेरॉइड भी ले रही नहीं, है ना, अभी नहीं ले रही ना, नो नो नो, तो टोटली अभी मैडम 7-8 आप महीने हो मेडिसिन गए। आप मेडिसिन ले सकती हैं, थोड़ी बहुत आप स्टार्ट कर सकती हैं, जो एंटी डायबिटिक नहीं, मेडिसिन। यहाँ यहाँ देते नहीं है इतनी जल्दी मेडिसिन। अच्छा, स्टार्ट नहीं किया आपने डाइट कुछ? से ही कंट्रोल कर, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी तो सिर्फ तो मैं डाइट से कंट्रोल सप्लीमेंट्स, कर रही हूँ। सप्लीमेंट्स ले रहे हैं कुछ? सप्लीमेंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सप्लीमेंट्स, द फॉलिक एसिड लेती हूँ इंसुलिन और लेवल कितना है विटामिन आपका? डी। वो इंसुलिन मुझे लेवल नहीं कितना पता। है? अब ये, HbA1c तो मेरा 6.1 था अभी 2 महीने अच्छा पहले। ठीक है। नहीं, अभी देखिए मैडम, जी क्या होता है, यही बेसिक जो मैं बता रहा था कि इंसुलिन लेवल हमको पता नहीं होता है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू प्रोसीड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, whether your body insulin level is normal or it is on the lower side or it is on the higher side, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। तो अकॉर्डिंगली जो होता है, अभी ये जो कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं कि यू शुड नो योर इंसुलिन लेवल, योर HbA1c लेवल, और उसके बाद उसके उसका यस मैनेजमेंट पे जाना चाहिए। अगर आपका इंसुलिन कम है तो डेफिनेटली यू शुड टेक इंसुलिन, एक्सोजीनस इंसुलिन। अगर इंसुलिन लेवल ज्यादा है तो व्हाई टू टेक इंसुलिन, देन यू हैव टू रिवर्स योर इंसुलिन रेजिस्टेंस विथ योर डाइट, योर हाँ। एक्सरसाइज, योर माइंड मैनेजमेंट। Even mind is also very very important to reverse your insulin resistance or to reverse your diabetes. वहाँ पे भी माइंड के लेवल पे भी काम करना पड़ता है, एंड इंटरमिटेंट वो मैं फास्टिंग इज कर रही आल्सो वेरी हूँ। इंपॉर्टेंट टू। यस, ठीक है यस, मैडम। डाइट का तो मैं बहुत कुछ फॉलो कर रही हूँ, जी लेकिन जी अभी मैडम। जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जरूरत है, क्योंकि जी मक्की, बाजरा और जी मिलेट, हर तरह के 3-4 तरह, कई तरह के मिलेट आते हैं यहाँ, तो उसका जी। वो यूज करती हूँ। वीट तो ऑलमोस्ट देखिए, बिल्कुल अभी नहीं ले आपको रही वहां हूँ। पर भी आपको लो लो कार्ब आटा मिल सकता है, अगर आप यूएस में है तो आप स्पेशली हाँ, जब लेती हूँ ना मैं। ढूंढेंगे वही तो वही वो यूज, आप उसी यूज में करें, मिलेट वो ही यूज होता है करें। ज्यादा। हाँ हाँ, तो वो यूज मिलेट होता करिए है आप, उसमें अच्छा है, वो बेसिकली, यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट यूज कर सकते डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स। हैं। जी तो जी फिर जी, तो ठीक। ठीक है मैडम जी। राइट गुड मैडम। गुड इवनिंग संगीता, सर। संगीता गुड जी। इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। हाँ जी। मेरे को ये बात पूछना था कि जो आपने बताया, मतलब बॉडी में सबसे ज्यादा अपने को प्रोटीन की जरूरत है, राइट? हाँ, और हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो फैट ज्यादा कर रहे हैं, फैट सॉरी ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करें, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है। अभी आप गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, या हम्म बिस्किट खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, या हम्म और समोसा है, कचौरी है, या जो घर में जो भी मीठा आइटम बन रहा है या नमकीन बन रहा है, अगर आप हम्म नमकीन आइटम भी खा रहे हैं तो वो उसमें भी ग्रेन्स ही है कुछ ना कुछ। तो ये सब हम्म मिला के जो है हमारा जो मेन कंजम्पशन हो रहा है, वो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं हम, और वो कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स जो है वो कम होना चाहिए।
प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा फैट भी ले सकते हो आप, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। सर तो ये मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम लोग वेजिटेरियन है तो हाँ हम लोग नॉर्मल जो खाना खाते हैं, तो जैसे आपने बताया कि हमारा जितना वेट है उतना अपने को प्रोटीन लेना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो अपने जो वेजिटेरियन लोग को तो इतना ग्राम प्रोटीन तो बहुत मुश्किल है। मिलता ही नहीं है। हाँ, ये आपने हाँ बहुत अच्छी बात बोली। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आप आटा यूज कर रहे हैं ना, उसमें भी प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाया जाए, नहीं, ठीक है ना। उसमें जो बाजार में जो प्रोटीन पाउडर मिलने लगे वो आटा में मिला के लगा ले तो वो सही है क्या? वो नहीं, मेरा लेकिन आटा तो आपका गेहूं तो रहेगा ही ना मैडम। तो हाँ गेहूं 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 रहेगा तो गेहूं में क्या होगा कि वो मिक्स करेंगे। गेहूं का तो यूज बहुत कम हो जाना चाहिए। जितना ओ आप गेहूं को कम यूज करेंगे। देखिए, हम लोग सब जो है हमारी ये गेहूं की वजह से एक प्रॉब्लम में घुसते परेशान होते जा रहे हैं, और वो गेहूं को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। राइस एंड व्हीट एंड योर मेज, मक्का, ये तीनों में अच्छा बहुत शुगर है, बहुत शुगर है। एक अच्छा प्लेट चावल में 10 चम्मच शक्कर है। ओ 120 एक प्लेट चावल जो होता है पका हाँ हुआ 150 हाँ ग्राम का, उसमें 10 चम्मच शक्कर है। सर एक साउथ किडनी। इंडिया में सर साउथ इंडिया हाँ में तो ना जिसको भी डायबिटीज आता है तो उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप चावल मत खाओ, रात को फुल्का खाओ। फिर वहां हाँ, पे तो वो भी रिप्लेस हो रहा है ना। नहीं नहीं, तो वह गेहूं से रिप्लेस करें वो भी गलत है ना मैडम। यही तो हाँ। समस्या है कि एक थोड़ा ज्यादा है, एक थोड़ा सा कम है। तो हम्म, कम खराब जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ। तो सर ये प्रॉब्लम ये रागी हो रहा है। का सर रागी होता है हाँ, रागी उसमें का यूज कर सकते हैं। रागी में थोड़ा कम है, लेकिन खाली रागी का आप प्रिपरेशन ले सकते हो, उसमें डेफिनेटली कम होता है थोड़ा, अच्छा है ना। और बाजरा में सर बाजरे में भी है। बाजरे में भी 60 है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 to 60 है। तो ये जितने ग्रेन्स है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब में वही इशू है। ब्राउन राइस का जैसे सर पूछ रहे हैं, कोई ब्राउन राइस और व्हाइट राइस सब करीब करीब सेम है। अभी हमारा माइंड कंडीशनिंग कर दिया है कि ये ब्राउन राइस खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ब्राउन राइस का भी वैसा ही है जैसा व्हाइट राइस का है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 5% का डिफरेंस है। और 5% में लेकिन वही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो ये जो हम इसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ इसमें कुछ पूछना हो या और कुछ जो लोग परेशान हैं या जिनको कुछ सजेशन लेना हो, तो मेरा नंबर ले सकते हैं, और उसपे आपको आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। आगे आपको कुछ आगे फर्दर कई बार ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप वो नंबर मेरा आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, आप तो वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर तो ये प्रोटीन पाउडर जो आजकल बच्चे घोल के पीते हैं सर, तो वो राइट है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, वो ये जो डाइटरी प्रोटीन जो है सबसे बेस्ट है। इसीलिए डाइट में जो प्रोटीन अगर आप बढ़ाएंगे तो ही काम का है। ये जो प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं वो हम रिकमेंड कभी नहीं करते हैं कि इसको आप प्रोटीन शेक और ये लें बाहर से। इसमें कुछ कुछ मिला हुआ होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इसकी बजाय आप डाइट में जो प्रोटीन है उनको बच्चों को हमको यही तो उनकी डाइट में चेंज करना होता है कि आप उनको इस तरीके के आइटम घर पे बना के दें जिसमें प्रोटीन हो, और वो हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट और इस तरह की प्रिपरेशंस लें। अगर आप उनको वेजिटेबल कटलेट घर पे बना के देंगे तो उसका एक अलग चीज होगी। उसमें वेजिटेबल कटलेट अगर घर पे बना हुआ हो, उसमें आप अवेयरनेस के साथ में प्रोटीन भी बढ़ाएंगे, उसमें ऐसी चीजें मिलाएंगे। अगर आप पनीर का कुछ प्रिपरेशन देते हैं उनको, तो उनके लिए हेल्दी होगा वो, बजाय इसके कि वो प्रोटीन शेक पाउडर पिए। सर एक ऐड करना चाहती हूँ कि जी जैसे मैंने भी एक नेचुरोपैथ से सुना है कि जैसे आपने अभी बोला कि घी और बटर खाना इज वेरी गुड, मगर वो नेचुरोपैथ ये बताते हैं कि उसको हीट नहीं करना है, जैसे ऊपर से ही डाल देना है। हाँ, इस वो ठीक है। वो ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि उसमें क्या होता है, डीनेचरेशन जितना कम से कम आप वो करें। अब जैसे घी है तो आपने घी रोटी के ऊपर लगा लिया तो वो बेस्ट है। हाँ आप तो क्या होता है कि ये, लेकिन वो घी जो है वो देसी घी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। वो गिर गाय का घी हो, A2 मिल्क से बना हो। मिल्क में भी अलग अलग टाइप के मिल्क आते हैं। तो वो जो आपका जो A2 मिल्क होता है जिसमें कि फैट कंटेंट जो होते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो आप ठीक बोल रही हैं कि अगर आप बार बार किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसकी इफिकेसी भी कम होगी, और हाइड्रोजनेशन होता है कई चीजों में, वो भी नुकसान करता है ना। क्या जी सर तेजराम जी बात कीजिए। सर। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से
सारी बातें बताई हैं। तो उसमें जैसे कि आपने बताया कि हमें जो है सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स है, जितने भी ग्रेन्स हैं। तो हाँ समस्या ये आती है सामान्य तौर पे, ये देखिए 99% 95% मैं जानता हूँ कि सब लोग ग्रेन्स ही लेते हैं। तो तो सर ग्रेन इसीलिए इसीलिए समस्या बढ़ती जा रही है सर। इसीलिए अभी पहले क्या होता था, पहले के जो ग्रेन्स होते थे ना, आपके समय और उसके पहले वाली जो पीढ़ी है और हमारे जो फोर फादर्स थे, उनके जो गेहूं, उस वक्त जो गेहूं आता था, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है, आपको भी पता है सर कितना उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन हुए, उसमें म्यूटेशंस हुए। और अभी जो ग्रेन्स आ रहे हैं उनका, उसमें बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोटीन है और इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि बॉडी को नुकसान कर रहे हैं, एडिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं सर। जैसे कि ड्रग का नशा होता है ना, वैसे ही जो ये ग्रेन्स है, इनका हमारे ब्रेन पे एडिक्टिव इफेक्ट हो रहा है और वो हमको पता नहीं चल रहा है। हम इसलिए बार बार, आपने कितनी अच्छी बात बोली कि हमारी बार बार वही इच्छा हो रही है खाने की। हमको हमारा पेट भरता ही नहीं है जब तक हम चपाती नहीं खाएं, राइस नहीं खाएं, क्योंकि वो उस तरह का म्यूटेशन हो चुका है उस ग्रेन्स में। और हम सब एडिक्टेड हैं, एडिक्शन है लो लेवल का। जब आप छोड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी बॉडी में। हाँ बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो बस यही कहना चाह रहा था कि ये सब आखिर कैसे छोड़ा जाए, यानी ये हाँ सर, addiction है। इसमें सर, इसमें जितना आप अपने ग्रेन्स को कम यूज करें, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाएं, उन्हीं की प्रिपरेशन खाना है हमको, रॉ वेजिटेबल्स पे जाएं। देखिए आप, अगर आप देखेंगे कि जो बहुत सारे लोग हैं अभी चेंज कर रहे हैं अपने आप को, वो ग्रीन वेजिटेबल्स पे हैं, वो रोटी को खा रहे हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, राइस तो बंद कर दिया है, उसके अलावा प्रोसेस फूड बंद कर दिया है, 2 बार खाना खाते हैं, सुबह और शाम को, मल्टी स्नैकिंग बंद कर दिया है, एक्सरसाइज करते हैं रोज, डेली वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। और जिह्वा रस जो है, जिह्वा रस को जीवा रस को परम आनंद के रस में बदलने का तरीका आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि जो जीवा रस है उसको ही कंट्रोल करना होता है और वो मेडिटेशन से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो ग्रेन्स को कम किया जा सकता है। अच्छा सर, मिलेट्स के बारे में क्या राय है सर आपकी? मिलेट्स के मैडम, मिलेट्स इज बेटर, इट इज बेटर देन दी व्हीट, बट ऐसा ये सॉल्यूशन नहीं है हमारा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मिलेट्स की बजाय आप और लोग, आप जो है, जो बहुत सारी चीजें हैं उनके ऊपर आप जा सकते हैं। मिलेट्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स आप देखिएगा, आपको पहली बात तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स मिलेगा नहीं उसमें लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, आप मार्केट में जो ओट्स मिल रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट 60% है, आप देख लीजिएगा कभी। और हमारे बच्चे भी ओट्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें 60% तो गेहूं से थोड़ा ही कम है वो उसमें। तो कंपेरेटिवली आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा ओट्स और इसमें इतना कम नहीं है जितना यही मिलेट्स में हमको मिल रहा है अभी बाजार में, तो मार्केट में तो यही अवेलेबल है। अच्छा ओके सर, तो नहीं अभी अब बच्चे बहुत मिलेट्स मंगा रखे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ तो आप देखिएगा, चेक करिए ना मैडम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप उसकी न्यूट्रिशन जो उसके ऊपर लिखा रहता है ना, एक लिस्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, तो उसको चेक कर लीजिए, सामने दिखेगा आपको कितना है, कितना परसेंट है, 60% है, 70% है तो बहुत ज्यादा है वो तो, है ना। 20%, 30% तक ठीक है। जी सर बताइए। कह रहा था कि ये हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अधिकतर लोग, हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं मेडिटेशन, और इसके माध्यम से क्या हम इसको कम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। बेसिकली सर वही, मैं जो मेडिटेशन के माध्यम से मैं बार बार बोलता हूँ कि जीवा रस को परम आनंद के रस में जब बदला जाता है तो मन नियंत्रण पे आता है। और ये जो जितनी जो ये सब चीजें हैं, ग्रेन्स और ये सब चीजें हैं, इस पे जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, तो डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। और आपके सामने कितने भी आइटम्स पड़े हों ये सब चीजों के, लेकिन आप उसमें से चूज करते हो, एक आप टमाटर चूज करोगे, आप उसमें से मूली चूज करोगे, उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाओगे, आप ग्रेन्स की तरफ झांकोगे नहीं, आप चपाती कम से कम लेने की कोशिश करोगे कि ठीक है थोड़ा सा लेना है, पार्टी में भी गए तो आप चूज करोगे कि यार ये वाली चीज मुझे मेरे लिए ज्यादा ठीक होगी। अभी हो रहा है कि हम लोग सब एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं कि मतलब सेलिब्रेशन मतलब ग्रेन्स, कोई भी सेलिब्रेशन हो, केक होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, लड्डू होना चाहिए, गुलाब जामुन, अगर घर में कोई दामाद आते हैं उनको भी यही खिलाया जाता है, उनको कोई टमाटर नहीं खिलाएगा, उनको कभी वेजिटेबल्स कम खिलाए जाएंगे, उनको पकवान खिलाए जाएंगे, बहुत राइस से पुलाव खिलाओ इनको।
ये जो हमारा कल्चर है सर, इसके ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज के साथ हो सकता है। और मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो मेडिटेटर्स हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, मैं ब्रह्मा कुमारी इसको भी देखता हूँ, मैं पिरामिड सोसाइटी को भी देखता हूँ, मैं और बहुत सारी, वहाँ पर डाइट का जो कंसेप्ट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट की प्रॉब्लम जो हो रही है वो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। हम एक तरफ मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने भोजन में परिवर्तन नहीं लाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमको लगता है हम मेडिटेशन कर लिया तो हो गया, हम तो सब बिल्कुल बढ़िया हैं, लेकिन वो गलत कंसेप्ट है। फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डाइट में चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विचारों में तो परिवर्तन होता है, लेकिन साथ में ये परिवर्तन भी जरूरी है। थैंक यू सर, सर। जो आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो हाँ। उनको आप जो है वो क्या मेडिटेशन से संबंधित कुछ बातें भी बताते हैं, या कि बिल्कुल केवल बिल्कुल। नहीं हाँ। नहीं नहीं सर, पूरा होलिस्टिक है सर मेरा अप्रोच, लाइफस्टाइल। मैं मेडिटेशन कोच ही हूँ। मैं तो स्टार्ट वहीं से करता हूँ। उसमें मेरा मेरा जो पूरी प्रोसेस होती है, डाइट, एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज खुद बताता हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज डायबिटीज के पेशेंट्स को करना चाहिए। मैं योग किया हुआ है तो मैं प्राणायाम करवाता हूँ उनको, मेडिटेशन करवाता हूँ उनको, इंटरमिटेंट फास्टिंग कराता हूँ। और मेडिटेशन स्पेशली फॉर डायबिटीज, मेडिटेशन स्पेशली फॉर दी हाइपरटेंशन, उसके अलग अलग जो है जो हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की जो प्रोसेस होती है, विद कॉन्शियसनेस, लोकल माइंड और यूनिवर्सल माइंड के लेवल पे जाके और विजुअलाइजेशन के माध्यम से पूरा प्रोसेस करवाता हूँ सर मैं। और वो मैं बहुत इफेक्टिव चीज है। और मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल डायमेंशन भी जुड़ता है सर। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है यहाँ पर हमारा एटीट्यूड होता है कि हम हील करें। जब सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है जब उनका रिवर्स होता है, या उनका डायबिटीज मैनेज होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनका HbA1c कम होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने कुछ कहीं ना कहीं किसी को सहयोग किया है। मैं निमित्त बना हूँ बेसिकली, यहाँ निमित्त भावना आने लग जाती है, और वही स्पिरिचुअलिज्म है। मैं उसी को मानता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। जी सर, प्रणाम सर। जी सर, इसको हम अगर मौका अगर कभी लगेगा तो हमारे पास में ये बहुत वास्ट लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और इसको जहां अभी तो हमने बहुत छोटे लेवल पे बात की है, आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कभी फिर मौका मिलेगा तो हम इसके बारे में और चर्चाएं कर सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आपने बहुत ही सुंदर आज नॉलेज दी है सभी को। जी थैंक यू, जनरल हर थैंक यू। फैमिली में कोई ना कोई मिल ही जाता है डायबिटीज, एकदम सही कहा जी आपने। जी जी मैडम। और जैसा आप कह रहे थे कि मेडिटेशन से हम अपनी जीवा पर कंट्रोल कर सकते हैं, रियली ऐसा होता भी है सर, कि मैं अपने साथ जी अनुभव जी करती हूँ। जी मेडिटेशन के बाद जो खाने की इच्छा होती थी वो सब खत्म हो गई, अब ज्यादा रसों में स्वाद नहीं रहा, मतलब जी ऐसा है बिल्कुल, ना? बहुत बढ़िया। यही जिह्वा रस से परम आनंद के रस की ओर आप चली गई हैं। ये बात जो मैं जो बोल रहा हूँ सेंटेंस, ये एकदम आपके राइट ऊपर कह रहे लागू हैं हो आप रहा है। सर, बिल्कुल, हाँ हाँ। एकदम सही। और सर एक क्वेश्चन था मेरा, कि जैसे 105 अगर आती है डायबिटीज, मतलब बिफोर फूड, फास्टिंग शुगर, हाँ फास्टिंग वाली, हाँ सॉरी, हाँ तो हाँ वो क्या मानी जाएगी कि बॉर्डर हाँ। पर है 10 या नॉर्मल? नहीं, 105 जो अगर है, अगर आपका देखिए, अगर आपका लेस देन 100 है, 95 है, तो 95 तक तो ठीक है। 95 से थोड़ा ऊपर आती है, मतलब कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है आगे। और ये अर्लीस्ट चेंज होता है, फास्टिंग शुगर जब बढ़ना शुरू होती है ना तो अर्लीस्ट होता है। तो 105 ये बॉर्डर लाइन है। तो आपको अब अपना टेस्ट कराना चाहिए HbA1c का। HbA1c कितना है आपका? HbA1c से आपको ये पता सिक्स चलेगा कि प्री डायबिटीज की रेंज सिक्स में है। पॉइंट कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब सिक्स हाँ तो ज्यादा हाई नहीं था। नहीं तो 6 पॉइंट अगर 6 है, देखिए अब यहाँ पे आपने जैसे बोला कि ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन आप हाँ, सिक्स ऑलरेडी पॉइंट प्री कुछ, मतलब डायबिटीज। ऐसा याद नहीं आ रहा हाँ मुझे भी। हाँ, तो जैसे मान लीजिए 6.5 से ऊपर है तो वो तो डायबिटीज है। ओके। और अगर 6.4 से लेकर 5.7 के बीच में है तो आपको प्री डायबिटीज है। थोड़ी देर और बाद प्री डायबिटीज को आप बहुत जल्दी से रिग्रेस कर सकती हैं इस स्टेज में। तो ये आपको इसके ऊपर काम कर सकती हैं। तो इसके लिए अगर आपको लगता है तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके सर, जी ओके, जी। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन आपको थैंक यू। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका 105। आप अलर्ट हैं, बेसिकली अवेयर हैं कि 105 मतलब क्या,
और 6.2 या 6.3 जो भी आपका HbA1c है, हम्म, इट कैन बी रिवर्स, ये बहुत जल्दी से हो सकता है ये। ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके 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 जी। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी, नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा इज 38 इयर्स ओल्ड, यस। उसको 3 साल पहले 5 था प्री डायबिटिक, अभी हाँ इस हाँ साल उसको डॉक्टर ने बोला है 6 है, तो उसको हाँ, क्या चेंजेस अपने में लानी चाहिए? उसमें मैडम देखिए, उसमें यही है, मैंने अभी जो बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अभी जो 6 अगर है ना, तो प्री हाँ डायबिटीज हुई है उनका। जो हाँ मैंने अभी आपको बताया टेस्ट, आप एक तो ये टेस्ट करवा लें, बेसिक टेस्ट जो है, इंसुलिन लेवल करवा लें, HbA1c करा लें, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल करा लें, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक एक चीज वो सब की ठीक है सर, वो सब ठीक है, करा लिए हैं। ओनली डॉक्टर ने उसको यही बोला है कि आपको बस अपने खान पान में केयर करना है और लाइफस्टाइल इंसुलिन लेवल बदलना है, तो कितना है क्या उनका, करे? इंसुलिन लेवल कितना है, इंसुलिन लेवल कितना है, वो तो अभी मुझे बिल्कुल याद तो नहीं वो है, एक्चुअली पर वो ठीक। बताना पड़ेगा आपको, मुझे बता दें एक बार तो मैं आपको समझा दूंगा पूरा। क्योंकि क्या होता है कि वो जो खान पान में बोल तो दिया जाता है, लेकिन खान पान में किस लेवल से किस तरीके का परिवर्तन करना है, और दूसरा जो पूरी एक्सरसाइज, और मैंने अभी बताया माइंड मैनेजमेंट, ये 5 चीजों पे जो काम होता है, उस पे काम थोड़ा सीरियसली करेंगे तो 6 महीने में ये नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल 6 महीने, सिर्फ माइंड 6 महीने मैनेजमेंट में लगेंगे। क्या करना है सर? हाँ, माइंड मैनेजमेंट मतलब ये? माइंड मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस अगर ज्यादा है, कुछ गुस्सा ज्यादा हो रहा है, चिंताएं हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अभी देखिए आप तो मेडिटेशन कर रही हैं, आप तो इसमें हैं, लेकिन उन यस। लोगों का क्या स्टेटस चल रहा है, अभी युवा है, यूथ है, उनके दिन भर हाँ, कुछ काम काम चल रहे हैं, वो टेंशन में, जब जब टेंशन में जाएंगे शुगर बढ़ेगी, और इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, तो ये उसकी अवेयरनेस हो, उनको उनको समझाना पड़ेगा। ये जो लेक्चर है ओके उनमें आप उनको ये दिखाएं, यूट्यूब पे बिठाएं उनको साथ में, एक बार यूट्यूब ओके। का ये जो इनका वीडियो ये जो है उनको बताएं कि ये चीजें हैं, और वो इसको फॉलो करें तो हो जाएगा। नहीं, ही ठीक इज है। इन अब्रॉड सर, वो तो उसको मैं ये लिंक भेज दूंगी आपका। हाँ देखिए, कहीं भी हो, लेकिन अभी हमारे पास क्लाइंट्स जो हैं पाकिस्तान, अमेरिका, US के हैं, इवन सिंगापुर के हैं, दुबई के हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। और कहीं आज तो अभी आप कहाँ पर हैं, और आराम से हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें अब यस। कहाँ बची, और वहां पर भी बहुत सारे लोग इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं मैडम। अभी ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों को, और जिनको आ रही है वो रिवर्स कर भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि 3 साल में उसका 5 था और अब 6 है, तो मतलब कुछ तो बढ़ गया था। हाँ, बढ़ रहा है ना वो, और अभी अगर फिर अभी से कंट्रोल नहीं किया तो फिर अगले साल वो 7 में जा सकता है, और अगर ये भी पॉसिबिलिटी कि कम भी हो सकता है वो। ठीक है ओके, ना। थैंक हाँ यू, थैंक यू जी सर। जी जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से थैंक यू सर मैडम। आपने एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारी नॉलेज मिली, थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे टी टाइम के बाद जैसे हम लोग एक ही बार जैसे खाना खाते हैं, तो उसमें हाँ, हमारी प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छा, एक ही बार खाते हैं बस ऐसा, जी, मतलब मतलब कि आप लंच ही जैसे लेते हाँ, हाँ, खाली लंच। जी, जी। डिनर नहीं लेते आप, डिनर? नहीं, डिनर नहीं लेती सर। अच्छा, मतलब फास्टिंग करते हैं, रोज ही ऐसा है आपका? डेली रहता है, मोस्टली कभी लग गया तो जैसे दूध वगैरह या ऐसी चीज़ ले लेती हूँ, बाकी जी, अवॉइड ही करती हूँ सर। नहीं तो आपको आपका आपका बॉडी वेट कितना है? बॉडी वेट तो है सर, पहले से काफ़ी कम हो गया है जब से मेडिटेशन में आकर के एक ही टाइम जैसे लंच हो गया, हाँ हाँ हाँ। तो नहीं काफ़ी। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया ना, आप इसको डिवाइड करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई आपकी, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, स्मूदी हो गई, उसके अलावा आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी आपको लेना पड़ेगा, तो प्रोटीन के लिए आपने आपका जो ये मैंने स्प्राउट्स का बताया आपको, पनीर है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, और नट्स एंड सीड्स हैं, पीनट्स हैं, इनको ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इनको आप इंक्लूड करें डाइट में। और टोटल जो प्रोटीन है वो आपका बॉडी वेट 70 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए, और बाकी थोड़ा फैट आप यूज कर, तो वो यूज करें फैट। और कार्ब जो है वो वेजिटेबल्स के तौर पे आप कार्ब यूज करें ज्यादा से ज्यादा। ग्रेन्स अगर आपको यूज करना है तो मैंने अभी बताया, जो लो ग्लाइसेमिक लोड वाले जो ग्रेन्स है, मल्टीग्रेन, उसको आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी कम क्वांटिटी में।
तो आप एक बार में करें, लेकिन आपका शाम का फिर आपका एनर्जी लेवल देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कम हो रहा है, या फिर नहीं शाम सर, को आप ऐसा थोड़ा कुछ सा फीलिंग तो नहीं आती है, ऐसा आप कुछ नहीं। एलिमेंट्स और ये यूज कर सकते हैं स्नैक की तरह। एलिमेंट्स हैं, पीनट्स हैं, अखरोट है, ये आप शाम को थोड़ा बहुत यूज करें। इसमें बहुत आपको हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और कार्ब है नहीं इसमें, तो ये आप ले सकते हो, वेट नहीं बढ़ेगा आपका इससे, और आपको एडवांटेज मिलने ही वाला है उससे। वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको 50-60 ग्राम प्रोटीन तो आपको लेना चाहिए कम से कम। जी, जी, जी सर। और सर ठीक है, कैल्शियम के लिए ज़्यादा प्रॉपर क्या चीज़ लेनी चाहिए? कैल्शियम के लिए आप मिल्क प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ले लीजिए, लेकिन उसके साथ में कुछ आप ज्यादा सप्लीमेंट चाहे तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, है ना, कैल्शियम सर सप्लीमेंट्स। एक क्वेश्चन है चैट में, छोटे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? छोटे बच्चों को भी जितना वेजिटेबल्स की तरफ ले जाएं, फ्रूट्स की तरफ ले जाएं, जो हेल्दी फ्रूट्स होते हैं उनकी तरफ ले जाएं, नट्स हैं, सीड्स हैं, वही वही अगर आप खिलाते हैं। कार्ब्स जितना प्रोसेस फूड से आपको हटाना ही पड़ेगा उनको, और घर में खाना बना हुआ, घर का खाना। अभी जो कंसेप्ट आ रहा है कि बाहर का बुलवा लो, घर बाहर से पिज्जा बर्गर ये वो, बहुत हाई डेंस कैलोरी है उसमें। उसके अलावा काफ़ी बहुत खराब वाले हैं, सब प्रोसेस्ड हैं, ऑयल भी खराब है उसमें। तो ये अवॉइड करते हुए घर में जो खाना बन रहा है, उसमें भी आप राइस को थोड़ा-सा कम से कम रखें उनके लिए, ग्रेन्स को कम रखें, बाकी वेजिटेबल्स। अभी बच्चों को भी ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी लगती नहीं है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। उस उनको हमको वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको प्रिपेयर करके टेस्टी उसी में से टेस्टी बना के इसी चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके आपको खिलाना पड़ेगा, जिससे उनका टेस्ट डेवलप हो और वो इनको इसको खाने की आदत बना लें वो। वैसा होना होना चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक सिस्टम चल रहा है, वो उन्होंने कहा आज बाहर से बुला लेते हैं। बाहर का जो खाना है वो तो डेफ़िनेटली बहुत नुकसान कर ही रहा है, और हम सब लोग उसमें फँसते चले जा रहे हैं उस ट्रैप में। तो हमको घर में ही खाना बनाना चाहिए, और अच्छा जो हेल्दी जो भी आइटम्स मैंने बताए आपको उससे बना के खिलाएँ उनको। कोई जी इश्यू नहीं है उसमें। जी सर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल थैंक सेशन। यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, प्रणाम करता हूँ, आत्मवंदन करता हूँ। आप सभी ने बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत ही इंटरेस्ट आपने लिया। इस तरह की जो मास्टर्स होते हैं, जब इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो भी अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करने आता है, उसको भी अच्छा लगता है कि कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ऑडियंस के साथ में, ऐसे मास्टर्स के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। प्रणाम। आप सभी का आत्मवंदन। थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर। प्रणाम। थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मास्टर्स नेहा थैंक मैम यू आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। गाइडेड हाँ, मेडिटेशन करते हैं, मैं प्ले करती हूँ। 15 मिनट करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मेडिटेशन। योर सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं मास्टर्स। आलती पालती लगा लें। जो लोग सोफे या चेयर्स पर बैठे अपने पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोदी में रख लीजिए और कोमलता से गहरी और लंबी सांसें लेते हुए हम ध्यान में आगे जाएंगे।
अपनी हर सोच को, हर विचार को एक साइड कर देंगे मास्टर्स। अपनी इन प्यारी आंखों को बंद इन गहरी लंबी सांसें लेंगे। सांस अंदर, कुछ मिनट रुकेंगे, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, कुछ मिनट रुकें, फिर सांस बाहर। एक बार और गहरी सांस लेते हुए सांस अंदर, कुछ मिनट रुकें, सांस बाहर। देखिए मास्टर्स, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। आराम से अपनी नॉर्मल सांसों में आ जाएं। सांसों के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कोमलता से सांस लेते रहें, अपने सिंपल सरल ध्यान में, आनापान सति ध्यान में। जुड़े रहें इन प्यारी कोमल सांसों के साथ ही मास्टर्स। धीरे धीरे अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट को एक आरामदेह स्थिति में लेकर आएंगे। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपके आँख, नाक, कान, गला सब रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए मास्टर, और अपनी इन कोमल सांसों के साथ ही बने रहें। हाँ, अभी मैं वो जिससे
कोमलता से अपनी सांसों में ही रहे मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट 5 सेकेंड जुड़े रहे अपनी इन प्यारी कोमल सांसों के साथ। अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। कोमलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें, जो बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आ जाएं और अपने हाथों में प्राप्त एनर्जी को अपने पूरे बॉडी पार्ट में लगा लें। थैंक यू मास्टर्स।